नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है, यह कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, इनके बीच क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें जटिल भोज्य भोजन या वो सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक रोटी लिए, रोटी को पूरा पूरा तो हम लोग नहीं खा लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके बाद दांत से चबाते हैं, उसके बाद फिर छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करके प्रोसेस में जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। यानी कि जिन प्रोसेस से यह गुजरता है उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पाचन तंत्र का अंग ही कहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें हम लोग पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग इसमें सहायता करेंगे पाचन करने के लिए। जैसे है कि सबसे पहले होगा मुख गुहा, यानी कि भोजन को हम लोग मुख गुहा से अंदर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ दांत से उस भोजन को तोड़ेंगे। उसके बाद लार ग्रंथि होगा जो कि लार को स्रावित करेगा और उस भोजन को लिपलिपा यानी कि लसलसा बना देगा। उसके बाद फिर वह ग्रास नली होते हुए आमाशय में चला जाएगा। आमाशय से भोजन फिर छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के टाइम में लीवर, अग्नाशयी रस, ये सभी अपना सहायक रस प्रदान करेंगे और भोजन फिर छोटी आंत में पूर्ण रूपेण पाचन होके अवशोषित होके बड़ी आंत में चला जाएगा और बड़ी आंत से जल का अवशोषण होके मल परित्याग द्वारा बाहर निकल जाएगा। चलिए इन सारे प्रोसेस को हम लोग विस्तृत में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पाचन तंत्र को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक होगा आहार नाल, एक हो जाएगा आहार नाल, यानी कि जिससे हम भोजन लेंगे और जो जिस जिस प्रोसेस से जाएगा उसको उन पूरे सारे प्रोसेस को हम लोग आहार नाल कहेंगे। और एक हो जाएगा संबद्ध जुड़ी पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि जैसे हो गया अग्नाशय, पित्ताशय, ये सब जो रस स्रावित करेगा इसमें जो मिलाएगा वो जुड़ी हुई पाचन ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए कि आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल है कि यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। यानी कि मुख से प्रारंभ होगा और जब तक बाहर अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है उन सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब तक भोजन का पाचन होता है तब तक भोजन कहाँ रहता है, आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक आ जाता है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। देखिए इन इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्या था। जैसे कि पहला देखे थे मुख गुहा, उसके बाद देखे थे आहार नली, आहार नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, ये बोला छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुदा से बाहर निकल गया। उसके बाद देखिए आगे आगे है कि संबद्ध पाचन ग्रंथि। अब यानी सहायता करने वाला कौन कौन सा है, सहायता करने वाला ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, एंजाइम का इसके अंतर्गत लार ग्रंथि हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सभी ग्रंथि आ जाएंगे। पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही भी आपका बन गया, पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। उसके बाद देखिए इन प्रोसेस में सर्वप्रथम क्या आया था, मुख गुहा आया था, यानी कि उसे इंग्लिश में बकल कैविटी कहा जाता है, मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, यह पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, गुहा, गुहा मतलब होता है खाली जगह। ठीक, मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव होता है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है और 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लार ग्रंथि। सबसे पहले हम लोग लार ग्रंथि के बारे में जानते हैं कि लार ग्रंथि क्या होता है। लार ग्रंथि यह प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। लार ग्रंथि लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन नामक एंजाइम निकालते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। कौन सा निकलता है, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारता है।
इसको ध्यान से देख लीजिए। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारता है। टाइलिन डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च यानी मंड को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को लिपलिपा यानी लसालस बना देता है। म्यूलिन, जैसे हम लोग रोटी खाए, रोटी तो सूखा होता है, वह लसलसा कैसे बन जाता है? वो म्यूलिन के कारण बनता है, जिससे उसे निगलने में क्या होती है? आसानी होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, उसके बाद सब मैंडिबुलर, उसके बाद सब लिंगुअल, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि। सर्वप्रथम सबसे बड़ा पैरोटिड, उसके बाद सब मैंडिबुलर, उसके बाद सब लिंगुअल। यानी कि जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, यानी सबसे बड़ा वाला पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, तो उसमें सूजन आ जाती है और वह फूल जाता है, जिससे जिससे क्या होता है? वह फूल जाता है। उस फूलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसे गलसुआ यानी कि ममस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि सांप में जो होता है, सांप में पैरोटिड ग्रंथि वह पॉइजन ग्लैंड यानी जहर थैली में बदल जाता है। जैसे आदमी में पैरोटिड ग्रंथि था, और वह सांप में क्या होता है? जहर ग्रंथि में बदल जाता है। तो हम लोग इधर क्या देखे थे कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है कीटाणु को मारता है। लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है, इसीलिए बच्चे को देखते होंगे, बच्चे को लार अत्यधिक क्यों चूता है? क्योंकि भगवान भी होशियार था, उसने देखा कि मतलब अगर यदि बच्चा है, बच्चा तो कुछ भी उठा के खा लेता है, अगर यदि उसको अत्यधिक लार नहीं निकलेगा तो जैसे एंजाइम यानी लाइसोजाइम अगर यदि अत्यधिक नहीं निकलता, तो वह जो भी खाना मतलब मिट्टी उट्टी खा लेता, तो उससे उसको इन्फेक्ट होता है, यानी कि उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाता है, इसीलिए उसमें लार बहुत ज़्यादा निकलता है। उसके बाद देखिए कि लार के बारे में और अगर यदि कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बता देते हैं कि पैरोटिड कहाँ होता है और सब मैंडिबुलर कहाँ होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में है कि ये जो बड़ा वाला है ये है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे है ये ये है सब मैंडिबुलर, और उसके बाद और ये वाला जो बचा ये है सब लिंगुअल। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि जैसे लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.8 होता है, और यही अगर यदि लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय हो जाता है, यानी कि दांत गिरने लगता है। अगर लार जो बना होता है, लार में 99% जल ही होता है, वाटर 99% होता है, और 1% ही मात्र एंजाइम होता है, वही एंजाइम लाइसोजाइम ये सब एंजाइम हो जाता है। ठीक है, अगर यदि मान लिया जाए कि लार का पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो वह दंत क्षय का कारण बन जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि नीम का दातुन किया जाना चाहिए। नीम के दातुन में क्या होता है? फ्लोराइड ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्लोराइड ज़्यादा होता है जो कि क्षारीय होता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी में आप लोग जानते होंगे कि फ्लोरीन 9वें स्थान पे है। ठीक है, वह क्षारीय होता है, और चूँकि अधातु है और फ्लोराइड के अत्यधिक मात्रा होने के कारण वह क्षारीय होने के कारण वह अम्लीय, यानी कि 5.5 अम्लीय हो गया। 7 से कम अम्लीय होता है, उसको क्षारीय में बदल देता है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आगे हम लोग अब दांत के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक, दांत दांत से पहले ऐसा करते हैं कि जीभ को ही निपटा देते हैं। जीभ क्या होता है? जीभ जैसे है कि मनुष्य के मुख में जीभ भी पाया जाता है। जीभ का कार्य है, चलिए इसमें थोड़ा सा खाली जगह ले लेते हैं, उसके बाद फिर जीभ के बारे में समझा देते हैं। ठीक, जैसे है कि जीभ का एक संरचना बना लेते हैं। मान लिया जाए कि जीभ है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, यानी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक, स्वाद कलिकाएं, और जीभ का हर एक पार्ट हर एक प्रकार के स्वाद को निरूपित करता है। जैसे कि जीभ का आगे वाला भाग यह मीठा को बताता है। ठीक है, यानी मीठे स्वाद को बताता है। उसके बाद जीभ के जस्ट साइड वाला भाग, मीठे के जस्ट साइड वाला भाग यह नमकीन को बताता है, नमकीन। उसके बाद फिर उससे और थोड़ा सा, यानी कि जीभ का किनारा वाला भाग दोनों साइड वाला ये खट्टा यानी कि सावर, खट्टा को दर्शाता है। और जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है यह कड़वा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कड़वा।
कड़वा जो लगता है। उसके बाद जीभ का जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये स्वादहीन होता है। जिस प्रकार इस साइड देखे थे कि आगे वाला मीठा, उसके बाद नमकीन, तो ये भी नमकीन हो जाएगा। उसके बाद यह भी क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक, जीभ का ये हो गया। जीभ में देखिए कि जीभ का कार्य क्या है। जीभ का कार्य है स्वाद का अनुभव कराना। उसके बाद भोजन में लार को मिलाना। जैसे मान लिया जाए कि भोजन है, उसमें जीभ उसको क्या करता है, पलटते रहता है, तो लार हर जगह मिल जाता है और यह बोलने में सहायता करता है। तो हम लोग जीभ के बारे में देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दांत के बारे में देखते हैं। दांत, दांत क्या होता है, जैसे कि इसको पहले मिटा देते हैं। दांत, दांत में देखिए, दांत का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टीथ। ठीक है, दांत, यह दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है। 85% कैल्शियम फास्फेट होता है। 10% योगदान CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, उसके बाद दांतों का क्षरण यानी टूट फूट फ्लोरीन के कारण होता है। हमने देखा था कि अगर यदि दांत का पीएच मान, लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा तो घट ही रही है। चूँकि 5.5 है तो वह क्या है, एक तरह से अम्लीय हो गया। और वही फ्लोराइड की मात्रा कम होने के कारण जब हम लोग फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा देते हैं तो दंत क्षय रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मानव दांत 2 परतों में होता है। मानव दांत कितने परत में होते हैं, 2 परत में होते हैं। बाहरी परत को एनामेल कहा जाता है जबकि आंतरिक परत को डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत ही होता है। दांत का जो ऊपर वाला पार्ट पाया जाता है एनामेल, वही सबसे कठोर भाग होता है जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एनामेल दांत की रक्षा करता है। तो चलिए दांत का हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, एनामेल, जैसे कि ऊपर वाला दांत का ऊपर वाला पार्ट जो है वह एनामेल है। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट बचा है इसका नाम क्या है, डेंटाइन है। ठीक है, देखिए दांत जो है, दांत 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। जैसे कि ऊपर वाला भाग, जैसे हम लोग इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे। क्राउन मतलब शिखर वाला पार्ट यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद फिर होता है बीच वाला पार्ट यानी कि नेक यानी गर्दन, गर्दन वाला पार्ट यानी उसे हिंदी में गिरीवा कहा जाता है। उसके बाद फिर एक होता है सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि होता है रूट यानी कि जड़। ठीक, उसके बाद देखिए कि दांत में जो होता है, दांत के अगर यदि ऊपर मान लिया जाए कि खाना खाए, खाना खाने के बाद वह खाना फंसा हुआ रह गया तो उससे क्या होगा, वह सड़ने लगेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब देखिए दांत जो होता है, दांत कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पहले यह देखेंगे कि दांत के कितने टाइप में बांटा गया है। ठीक है, जैसे है पहला है कि डिफोडोंट। डिफोडोंट क्या होता है, डिफोडोंट होता है कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे डिफोडोंट कहा जाता है। यानी कि दूध के दांत जिसकी संख्या 20 होती है। ठीक है, यह जीवन में 2 बार आता है जो कि 6 से 7 साल के आयु में गिरना शुरू हो जाता है, फिर पुनः आता है। ठीक है, तो डिफोडेंट यानी कि 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितना है, 20 है। उसके बाद एक दूसरा हो जाता है थीकोडेंट। क्या हो जाएगा, थीकोडेंट। थीकोडेंट किसे कहा जाता है, इसका हिंदी होता है गर्तदंती। गर्तदंती मतलब कि जो मसूड़े में 1/3 पार्ट क्या होता है, धंसा हुआ हिस्सा रहता है, उससे क्या कहा जाता है, थीकोडेंट। उसके बाद अगला हो जाएगा हेट्रोडेंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट होता है विषम दंती। विषम दंती मतलब दांत के कई प्रकार होते हैं जैसे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, लेकिन अगर यदि वही पशु का देखिएगा तो जैसे कि गाय भैंस सब है उसमें एक ही प्रकार के सारे दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि दांत के प्रकार जो है उसको देख लेते हैं कि कौन कौन प्रकार से है। पहला है इंसाइजर। इंसाइजर इसको हिंदी में कहा जाता है कृंतक। ठीक है, और उसके बाद है कैनाइन जिसे हिंदी में कहा जाता है रदनक। और तीसरा है अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर।
ठीक है। उसके बाद मोलर, जिसे हिंदी में चवर्णक कहा जाता है। ठीक है। अब इनकी संख्या कितने कितने प्रकार कितने कितने हैं इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक। तो जैसे देखिए इंसाइजर यानी कृंतक, कृंतक इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। यानी इंसाइजर देखिए सबको पहले दिखा देते हैं, इस फिगर में दिखा देते हैं कि इंसाइजर कहाँ है, मोलर कहाँ है, प्रीमोलर कहाँ है। ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि इस दांत को दो पार्ट में बांट दीजिए यहाँ से। ठीक। ये एक साइड का ले लेते हैं, जैसे ये दो पार्ट है, ये दो दांत है, इसे इंसाइजर कहा जाता है। दो दांत नहीं, सिर्फ एक दांत, क्योंकि एक दांत तो इधर आ गया, शायद इसमें कुछ देखिए दांत को यहाँ से बटा गया क्योंकि इसका मुंह थोड़ा सा इधर घुमा हुआ है, इस जगह से बटा गया है। ठीक। दो पार्ट में ये दो जो बच रहा है इसको इंसाइजर कहेंगे। उसके बाद ये जो है नुकीला वाला भाग ये कैनाइन हो गया, और ये आगे का दो दांत प्रीमोलर हो जाएगा, और लास्ट का तीन दांत जो बचा वह मोलर हो जाएगा। ठीक। तो इसके बारे में चलिए हम लोग विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसे है कि इंसाइजर यानी कृंतक, कृंतक जो हुआ इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। नोज टीथ मतलब कि नाक के सीध में, जैसे देखिएगा चारों जो कृंतक आपका ऊपर में जो है जिस प्रकार चार गो ऊपर है उसी प्रकार चार नीचे भी है, वो देखिए नाक के सीधे में होगा, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, नोज टीथ कहा जाता है। यह भोजन को काटने का काम करता है, इसका कार्य क्या है, काटना है। मानव में इसकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे यानी कि 8 होता है। ठीक। उसके बाद देखिए शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। शाकाहारी जो होता है जैसे कि मतलब घास भूसा खाने वाला, उसका इंसाइजर जो होता है बैल सब का दांत देखिएगा उसका चौड़ा दांत होता है। ठीक। उसके बाद दूसरा प्रकार आ जाता है कैनाइन, यानी कि जिसे हिंदी में रदनक कहा जाता है। इसे आई टीथ कहा जाता है। आई मतलब आंख के सीधा में, दोनों ठो कैनाइन जो है मतलब दो ऊपर दो नीचे, वो देखिए आंख के सीध में होगा। ठीक है। यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे होती है। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीला होता है, जैसे कि बाघ सब देखिएगा उसका कैनाइन जो होता है पूरा नुकीला होता है क्योंकि उसे मीट को फाड़ना होता है। उसके बाद प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, इसे चीक टीथ कहा जाता है, यानी कि अग्रचवर्णक गाल के नीचे में देखिए चीक टीथ कहा जाता है, इसीलिए इसे अग्रचवर्णक को। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जब बच्चा रहता है उसमें अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 4 + 4 यानी कि 8 होती है, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे। और उसके बाद फिर वही दूसरे साइड भी उसी प्रकार से हो जाएगा, यानी कि अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद देखिए आगे है, आगे मोलर। हम लोग पहले प्रीमोलर देख लिए, उसके बाद अब मोलर देखिए। मोलर यानी चवर्णक, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसकी संख्या विजडम विजडम मतलब कि सबसे बाद में जो आता है भगवान का दिया हुआ, यानी कि लास्ट में। ठीक है। विजडम मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि कब आता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद बुद्धि आता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विजडम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना ही है। जिस प्रकार प्रीमोलर का कार्य भोजन को चबाना था, उसी प्रकार विजडम टीथ का भी कार्य है भोजन को चबाना। बच्चों में अंतिम मोलर यानी कि थर्ड वाला लास्ट वाला जो होता है नहीं पाया जाता है। ठीक। वयस्क में इसकी संख्या 12 होती है, यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे, अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर का होता है। ठीक। अब देखिए बच्चों में प्री मोलर पूर्णतः अभाव रहता है, हम लोग देख लिए थे। उसके बाद अंतिम मोलर उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक। बच्चे में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। 20 दांतों को दूध का दांत कहा जाता है। वो जो 20 दांत होता है जो कि 6 से 7 साल में टूटने लगता है, उसे क्या कहा जाता है, दूध का दांत कहा जाता है। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था में पूर्णतः टूट चुका होता है, यानी 6 से 7 में स्टार्ट हो जाता है, 12 तक में पूर्णतः टूट चुका होता है, और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या कितनी है,
ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दांत की संख्या 32 है, लेकिन कुल दांतों की संख्या अगर यदि पूछ लिया जाए कि पूरा जीवन में, तो जीवन में देखिए 20 तो दांत पहले आया था दूध का दांत, और वह टूटा फिर आ गया, और उसके बाद 32 इधर हो गया, यानी कि 32 और 20 क्या हो जाएगा, 52 दांत हो जाएगा। पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरण होता है, पक्षी का जो चोंच होता है वह दांत का रूपांतरण होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि हाथी के बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसाइजर है। इंसाइजर हम लोग क्या देखे थे, इंसाइजर था पहले था क्या, इंसाइजर यानी कि हम लोग का चौड़ा चौड़ा वाला पार्ट जो था आगे में, तो वो इंसाइजर था, वही जो है जैसे कि हाथी का ये इंसाइजर पहला नंबर का हो गया एक साइड में, पहला नंबर का ये दूसरा हो गया, यही इंसाइजर हाथी का बाहर निकल जाता है। ठीक है, वही जो हाथी का बाहर निकला हुआ दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसाइजर होता है। तो अब हम लोग देखिए कि दंत सूत्र देख लेते हैं कि दंत सूत्र में क्या क्या होता है। दंत सूत्र में होता क्या है कि दांत का एक पार्ट लिया जाता है, यानी कि एक साइड का पार्ट लिया जाता है, एक चौथाई। तो इसमें देखिए कि एक वयस्क मनुष्य का अगर यदि दंत सूत्र देखते हैं तो पहला है कि इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट लेते हैं तो ऊपर में देखिए, ऊपर में 2 इंसाइजर हो गया, उसके बाद एक कैनाइन, उसके बाद दो प्रीमोलर, उसके बाद 3 मोलर हो गया। वही भाग नीचे भी हो जाता है, 2 1 2 और 3। ठीक, ये हो गया वयस्क का दंत सूत्र, यानी कि दांत के साइड का एक पार्ट, जैसे ये दांत हुआ, इसमें से सिर्फ ये पार्ट एक साइड का, ऊपर वाला तो अभी बाकी है, या तो ऊपर वाला लीजिए या नीचे वाला, यानी एक पार्ट सिर्फ लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चे में दंत सूत्र देखिए, बच्चे में हम लोग क्या देखे थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसाइजर उसमें भी 2 हो जाएगा, उसके बाद कैनाइन तो एक होगा ही, उसके बाद प्रीमोलर उसमें क्या होता है, नहीं होता है, उसके बाद मोलर में लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, इसीलिए इसका 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ नीचे 2 1 0 2। ठीक, ये बच्चे का दंत सूत्र हो गया, जो कि दोनों लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि दंत सूत्र द्वारा दांतों के 1/4 भाग दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है, जैसे गाय भैंस को देखिएगा, उसका ऊपरला जबड़ा जो होता है उसमें दांत नहीं होता है, सिर्फ वह जबड़ा यानी मांसल भाग ही होता है, जो भी दांत होता है ये नीचे वाला में ही होता है। ठीक है, स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर और घोड़ा में होता है, जो कि 44 होता है। ठीक है, मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत पाए जाते हैं। जिस प्रकार हम लोग में 32 दांत पाए जाते हैं, उसी प्रकार गाय भेड़ बकरी सब में, इन सब में 32 दांत पाए जाते हैं, मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का भोजन कहाँ तक, दांत में पूरा एकदम थोड़ा कुचा गया, एकदम पूरा मार धाड़ चला, उसके बाद लार भी मिल गया, अब भोजन कहाँ जाएगा, अब ग्रास नली में जाएगा, यानी कि ऑइसोफेगस में जाएगा। ग्रास नली यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि मुख गुहा, उसके बाद फिर आमाशय जो है, आमाशय में यह क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ग्रास नली आपका, ये आमाशय हो गया। तो वही बोल रहा है कि ग्रास नली मुख गुहा को आमाशय में जोड़ने का कार्य करती है। यह नली समान होती है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, यह सिर्फ भोजन को ऊपर से यानी कि नीचे लाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रास नली हो गया। ग्रास नली में और बता दें कि ग्रास नली की लंबाई अगर यदि आप लोग जानना चाहें तो यह 9 से 10 इंच का होता है, 9 से 10 इंच का होता है। इसमें भोजन जो होता है क्रमानुकुंचन गति के कारण आगे बढ़ता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक वृक्ष है, ठीक, एक वृक्ष है, इसमें आप एक झूला लगा दिए और उसमें आप क्या किए कि उल्टा लटक गए। ठीक, उल्टा लटक के उसके बाद यहाँ भोजन कर रहे हैं। ठीक है, भोजन कर रहे हैं, फिर भी भोजन पेट में ही क्यों जा रहा है, क्यों नहीं इधर सिर के इधर आ गया, क्योंकि इसमें क्रमानुकुंचन की गति होता है। क्रमानुकुंचन क्या होता है, जैसे कि ये मान लिया ग्रास नली है, इसमें यह जो भोजन गया, यह भोजन जैसे इधर से इसको धक्का लगता है, यहाँ आ गया भोजन और ये साइड क्या हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। अभी ये साइड बंद है, धक्का जैसे लगा
ये साइड खुल गया, भोजन यहाँ आगे बढ़ा और पीछे साइड बंद हो जाता है। इसी कारण भोजन रिटर्निंग नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कि यह भोजन को लगभग, अब हम लोग क्या करेंगे, अमाशय, अमाशय के बारे में जानेंगे। अमाशय से पहले आपको बता दें कि इसी जगह यानी कि ग्रास नली के पास ही इपिग्लोटिस पाया जाता है। इपिग्लोटिस यानी कि उसे हिंदी में कहा जाता है घंटी ढापन। ढापन मतलब होता है ढकने वाला, यानी श्वास नली को बंद कर देता है। जैसे कि मतलब मुख गुहा है, मुख गुहा से भोजन आया, भोजन आके ग्रास नली में आया, ग्रास नली के इसी जगह एक हो जाता है, दो पार्ट में बट जाता है। दो पार्ट में बटने के बाद इस जगह इपिग्लोटिस पाया जाता है। जैसे ये श्वास नली वाला आया, श्वास नली में भोजन को नहीं जाने दिया जाए, इसलिए क्या होता है, इपिग्लोटिस इस पार्ट को ढक देता है और भोजन यहाँ चला जाता है। हम लोग इसको श्वसन तंत्र में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि हिचकी क्यों आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कि अमाशय 3 भाग में बटा होता है। ठीक है, अमाशय, अमाशय के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमाशय में क्या क्या था। अमाशय यह थैलीनुमा आकृति होता है। अमाशय की आकृति कैसी होती है, थैलीनुमा होती है, यानी कि बेग के तरह। ठीक है, इस तरह से थैलीनुमा आकृति होती है। ठीक है, अमाशय आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। ठीक है, अमाशय में भोजन संग्रहित होता है और वहीं थोड़ा थोड़ा पचना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, कार्य कर देती है। यह भोजन को 4 घंटे रोक कर रखती है, यानी कि एक बार अगर यदि आप भोजन कर लिए तो वह भोजन कितना घंटे तक अमाशय में रहता है, 4 घंटे तक रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि तुरंत खाने के बाद तुरंत भूख नहीं लगता है, क्योंकि जब तक भोजन अमाशय में रहता है तब तक भूख का एहसास नहीं होता है। ठीक है, अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। ठीक है, इसके बारे में देखिए कि कहाँ कार्डियक है, कहाँ पाइलोरिक है, कहाँ फंडिक है। जैसे ये अमाशय है, अमाशय में देखिए अमाशय 3 पार्ट है। जैसे यहाँ हो गया, इसी अमाशय को इस प्रकार से दर्शाया गया। जैसे ये ग्रास नली आया था, ग्रास नली, उसके बाद ये अमाशय हो गया, अमाशय। अमाशय में ये जो अमाशय को 3 पार्ट में बांट दिया गया, 1 2 3। इसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसे कार्डियक कहा जाता है। कार्डियक जैसे कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, यानी कि अमाशय जो होता है वह बायां साइड में पाया जाता है, बायां साइड में पाया जाता है, तो वो हृदय के पास ही सटा हुआ, लगभग मान लीजिए कि सटा हुआ रहता है, इसीलिए उसका भी नाम याद रखने में आपको आसान हो जाएगा, यानी कार्डियक होता है। उसके बाद दूसरा होता है फंडिक। ठीक है, उसी फंडिक में रूजी पाए जाते हैं। रूजी मतलब कि थोड़ा सा रुखड़ा टाइप का और रहता है, जिसमें कि भोजन आके टकराता है और छोटा पार्ट में टूटता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो जाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक, उसके बाद पाइलोरिक से भोजन फिर छोटी आंत से बाहर निकल जाता है। वह जब बाहर निकलने लगता है तो वह काइम का रूप धारण कर लेता है, यानी कि पूरा एकदम लुगदी टाइप का बन जाता है भोजन। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे आगे है कि कार्डियक से, यानी कार्डियक ऊपर वाला जो था सबसे पहले क्या था, कार्डियक था। कार्डियक से HCl निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता दें कि अमाशय, अमाशय का रंग कैसा होता है। अमाशय का रंग लाल होता है। देखिए लाल रंग दिख रहा है, लाल रंग। उसके बाद फिर देखिए अमाशय, अमाशय का आकार, अगर यदि आपको अमाशय का आकार पूछ लिया जाए तो अमाशय का आकार किस प्रकार होता है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है कि अमाशय का आकार थोड़ा सा हल्का जे टाइप का होता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अमाशय का आकार किस प्रकार का होता है, अमाशय का आकार जे टाइप का होता है। अमाशय यह लंबा कितना होता है, इसकी लंबाई कितना होता है, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अमाशय कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, 30 सेंटीमीटर। यह कहाँ पाया जाता है, यह भी पूछा जाता है। यह शरीर के बाएं साइड में पाया जाता है। ठीक, अमाशय कहाँ पाया जाता है, बाएं साइड में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अमाशय से, कार्डियक से, अमाशय के 3 पार्ट, कार्डियक और उसके बाद कार्डियक, फंडी, पाइलोरिक। कार्डियक से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। जैसे कि वहाँ लार ग्रंथि से टाइलिन निकला था, टाइलिन जब वह भोजन के साथ आ रहा था तो अमाशय उसे क्या करता है, अमाशय से जैसे HCl निकलता है वह
टाइलिन क्या था? टाइलिन जो लार था वो क्षारीय था, अमाशय से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्लीय निकल रहा है, उसको क्या कर देता है? उस क्षार को समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है। अमाशय का HCl इतना तगड़ा होता है कि जिसमें कीटाणु आके कहाँ ठहर पाएगा, ठीक है, को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है कौन? HCl। और एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, यानी जो भी एंजाइम है उन सारी क्रिया को बढ़ा देता है। अब देखिए कार्डियक हम लोग पढ़ लिए। फंडिक, फंडिक बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना होता है, जिसे हम लोग क्या देखे थे? रुजि कहते हैं, ठीक है, जिसे रुजि कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रुजि अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है। इसीलिए देखते हैं कि जब भोजन नहीं करते हैं तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। तो दर्द कहाँ से होता है? वही रुजि, रुजि के पास भोजन रहना चाहिए, भोजन नहीं है तो वह खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है तो वह अमाशय की दीवार में चुभने लगता है, तो जिससे आपको दर्द महसूस होने लगता है। उसके बाद तीसरा है पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। यह जठर ग्रंथि, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं, यानी कि जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जब वह कार्य नहीं करता उसी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है, ठीक है। दूध को कौन पचाता है? रेनिन। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा केसिनेट में बदल देता है, यानी कि दूध में जो उपस्थित केसिन होता है उस प्रोटीन को कैल्सी पारा केसिनेट में बदल देता है। कौन? वही रेनिन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन? पेप्सिन। रेनिन क्या किया था? दूध को दही में बदल रहा था, ठीक है। उसके बाद भोजन अमाशय के बाद कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। भोजन अब कायम का रूप धारण कर चुका होता है, यानी भोजन जब छोटी आंत से अमाशय में चला जाता है तो वह कायम का रूप धारण कर लेता है। अब आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि HCl है। HCl का pH मान अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो HCl का pH मान 1.4 होता है, यानी पूरा यह एसिडिक होता है पूरा। अगर यदि कपड़ा पे गिर जाएगा तो कपड़ा जला देगा। तो बोलिए कि अब पेट को तब कैसे नहीं जलाता है? तो पेट में पाया जाता है एक म्यूसिन पाया जाता है, म्यूसिन, जो कि HCl से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि पेट का अमाशय जैसे है, अमाशय के दीवार में म्यूसिन पाया जाता है जो कि उस पेट को रक्षा प्रदान करता है। अब HCl के कार्य क्या है? HCl के कार्य है भोजन को अम्लीय बनाना, उसके बाद खाना सड़ने से बचाता है HCl, चूँकि उसे गला देता है तुरंत। उसके बाद बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब छोटी आंत के बारे में आइए। छोटी आंत में आने से पहले भोजन किस रूप में धारण कर लिया था? काइम के रूप में। काइम मतलब कि एकदम पूरा चिपचिपा टाइप का, काइम का रूप धारण कर लेता है। यहीं पर यकृत से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और आंतरिक ग्रंथियों से आंत्र रस मिलता है। जब छोटी आंत में भोजन आने का शुरुआत करता है काइम के रूप में, उसी जगह यकृत जो रस बना के रखा था, यकृत यानी लीवर रस बना के पित्ताशय में जो रखा था वहाँ से पित्ताशयी रस मिलेगा, अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलेगा और आंत्र रस जो भी है वो भी इसी जगह आके यानी कि छोटी आंत के पास, मुंह के पास मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे है कि छोटी आंत, यानी कि उसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत का पहले संरचना देख लीजिए। छोटी आंत होता कैसा है इसका भेंट कर लीजिए। जैसे है कि यहाँ देखिए छोटी आंत, यहाँ था अमाशय था, अमाशय से यह छोटी आंत में जा रहा है। छोटी आंत ये गया, ये गया, ये सब छोटी आंत का ही पार्ट है, ठीक है।
ये छोटी आंत ही है, और फिर यह जाके बड़ी आंत में मिलेगा। तो छोटी आंत, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यानी भोजन पूरी रूप से पच जाता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। एक है ड्यूडेनम। कौन सा? ड्यूडेनम, यानी कि जैसे यह स्टार्ट हुआ उस पार्ट को क्या कहेंगे? ड्यूडेनम। यहाँ तक ड्यूडेनम, ठीक है। जैसे ये आया यहाँ तक ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा जेजुनम, ठीक, यहाँ तक जेजुनम। और उसके बाद ये पार्ट जो हुआ इसे कहा जाता है इलियम, ठीक, इलियम कहा जाता है। अब देखिए कि ड्यूडेनम को हिंदी में क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम को हिंदी में पक्वाशय कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम हो जाता है ग्रहणी होता है। क्या होता है? ग्रहणी। ड्यूडेनम का दूसरा नाम क्या हो जाता है? ग्रहणी। ग्रहणी। उसके बाद फिर यू आकार का, अच्छा ये भी बता देते हैं कि ये जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम का आकार यू आकार का होता है। ड्यूडेनम का आकार यू आकार का होता है। देखिए जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यू आकार का, ये यू आकार का होता है। उसके बाद देखिए तीसरा हो जाता है जेजनम जिसे मध्यांग कहा जाता है। और इलियम को शेषांत कहा जाता है। इलियम को हिंदी में शेषांत कहा जाता है। शेषांत, इसकी लंबाई कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। इलियम की लंबाई 30 सेंटीमीटर होता है। और अगर यदि ड्यूडेनम की लंबाई पूछा जाए तो ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यकृत के बारे में देख लीजिए, क्योंकि यह सहायक अंग है, यानी कि पाचन के लिए सहायक अंग। जैसे कि यकृत, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर यदि शरीर में पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? यकृत। इसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg होता है। यकृत का भार 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है, यानी यकृत में कैपेसिटी ज़्यादा होता है पुनर्निर्माण का। अगर यदि यकृत थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो यानी कि चोट लगता है तो वह पुनर्निर्माण बहुत जल्दी कर लेता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन यकृत पित्त का निर्माण करके वह सिर्फ निर्माण करने का कार्य करता है। यकृत पित्त का निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन इसी जगह एक पित्ताशय होता है जिसमें पित्त रस आके जमा होता है, और उस पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ ही है, एक पित्ताशय होता है, पित्ताशय जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है। गॉल ब्लैडर मीन्स होता है थैला, ठीक है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर क्या होता है? जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में पित्त का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यकृत जो यानी लीवर जो पित्त को बना के रखा था वह जमा कहाँ होता है? यही पित्ताशय में होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है, यानी कि जब पित्ताशय में स्टोन आ गया, यकृत यानी पित्ताशय में स्टोन आ गया तो वो ठीक जल्दी से नहीं होता है। इसीलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। जब पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है तो यहाँ से अब रस के यानी कि पित्ताशयी रस यानी कैसे स्रावित होगा? तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब यहाँ से पित्ताशयी रस अब स्रावित नहीं होगा, तो तब व्यक्ति को समय के साथ खाना खाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई बचता ना है, ठीक है, क्योंकि उसका पित्ताशय ही काट के बाहर निकाल दिया गया है, ठीक। आगे देखिए, आगे है पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। इसीलिए देखते होंगे कि आप लोग जैसे मुर्गा कटवाते हैं तो उसका पित्त निकाल दिया जाता है। अगर यदि वह
यानी कि उस मीट में पड़ गया तो उसको क्या कर देगा, क्षारीय बना देगा, मीट खाने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है, पित्त क्या होता है, क्षारीय। पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 होता है, उधर भी हम लोग देखे थे 7.8 होता है। यह पित्त भोजन यानी कायम में उपस्थित वसा को तोड़ता है। पित्त का कार्य क्या है, भोजन में उपस्थित जो वसा है यानी कायम, छोटी आंत के पास जब भोजन आ गया था तो वह छोटी आंत के पास जैसे भोजन आ रहा था तो वो कायम के रूप में था, उसमें वसा जो होता है उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है, पित्त करता है, जिस क्रिया को पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ भी देखिए ये आहार नल इधर से आ रहा है, ये अमाशय हो गया आपका, अमाशय इधर ये यकृत हो गया। ठीक, यकृत, यकृत के नीचे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय हो गया, पित्ताशय, और उसके बाद इस जगह ये अग्नाशय हो गया। ठीक है, और ये छोटी आंत का पार्ट हो गया डोडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक, ये हो गया डोडेनम, जो कि किस आकृति में हम लोग देखे थे, यू आकृति में देखे थे। कई अगर डी आकृति है, डी आकृति नहीं है, डी में क्या होता है, इसे कटेगा तब ना डी होगा जी, अभी तो यू के आकार में ही है। तो ये डोडेनम हो गया, ये जेजेनम हो गया, और ये इलियम हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इलियम में नीचे विलाई पाया जाता है। अमाशय में हम लोग क्या देखे थे, कार्डियक, फंडी, पाइलोरिक। फंडी में क्या था, रूजी था, और छोटी आंत में क्या होता है, विलाई होता है, विलाई, विलाई यानी कि जैसे कम्बल उम्बल नहीं देखे हैं उसमें इस तरह का संरचना बना होता है। ठीक है, वही विलाई होता है। इसमें भोजन जब पास करता है तो टकराता है और वह छोटा छोटा और पार्ट में टूटते जाता है। ठीक है, और इसका कार्य है कि अपशोषण का कार्य करता है। यह विलाई श्वसन यानी कि भोजन में जो भी पदार्थ आया है, कार्बोहाइड्रेट, फलना चिलना, उसको क्या करता है, वो चूसता है। कौन, भिलाई। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे पक्वाशय या ग्राहिनी, जिसे हम लोग क्या देखे थे, डोडिनम कहा गया था, पक्वाशय, डोडिनम, डोडिनम से कुछ आंतरिक रस निकलते हैं जो कि अब छोटी आंत में पचाने में सहायता होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, अगले पार्ट में देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा।